नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था और उसी में आपको बताया था कि पोषण में स्वपोषण क्या होते हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पर पोषण में, जहाँ पे हम मनुष्य में पाचन इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, जितनी भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वह NCERT के द्वारा बताई जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे किताबें हैं जहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम NCERT को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के भी सेट आप सभी को देखने को मिलेंगे, जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। और वो सारे वीडियोस प्रीमियर चलेंगे तो ज़रूर करना क्या ना कि उसको ज़रूर देखना है। और ठंडे का मौसम है तो रज़ाई में घुसिए और उसको देखते रहिए। सेट आप बनाते रहिए। कितना आप सेट बना पाते हैं। मॉडल पेपर सेट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। जल्द ही मैं आपको बताऊँ कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आइए बात करते हैं परपोषी पोषण के बारे में। देखते रहिए आज की ये वीडियो। पिछले वाले वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। इसके अलावा हमने पोषण के टाइप, जिसमें हम लोगों ने स्वपोषण के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है बायोलॉजी का, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 7 PM में रोज़ आती है और इस तरह की वीडियोज आपको आगे भी देखने को मिलेगा। सुबह 10 बजे आप फिजिक्स वाली वीडियोस देख सकते हो, जहां आपको NCERT का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ज़रूर से इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपको स्वपोषी पोषण के बाद विषम पोषी पोषण क्या होता है हम लोग बात करेंगे आज के इसी वीडियो में। और आपको NCERT के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूँगा कि NCERT में आखिर कौन कौन सी बातें लिखी गई है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर स्वपोषी पोषण की अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम कि होता क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा टॉपिक, जो है स्वपोषी पोषण। एक सेकेंड देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्वपोषी पोषण में कि स्वपोषी पोषण वैसे पोषण करते हैं जिसमें वह प्राणी या फिर वह जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। भोजन जो है वह स्वयं बना ले रहा है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हरा पेड़ पौधा। ठीक है, हरे जो पेड़ पौधा होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं उसके विषय में आपको यहाँ बताया था। जहाँ किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के तथा जल को लेकर के सूर्य की उपस्थिति में और साथ ही साथ पौधों में मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो भोजन है वह ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है, जिसे मंड के नाम से भी जाना जाता है। और यही मंड जब पौधों को जरूरत नहीं होती है भोजन की, या फिर एक्सेस मात्रा में भोजन बन जाता है, तो यह मंड के रूप में पत्तियों में ही इकट्ठा हो जाता है। जब कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, जब भोजन नहीं बन पाते हैं पत्तियों में, तब यही मंड उसके ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। उस पौधे के ऊर्जा के रूप में या फिर पेड़ के ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए सब अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विषम पोषण के। विषम पोषी पोषण क्या होते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। मतलब पर्यावरण में रहना है तो पर्यावरण के जितने भी नियम है यहाँ उसके रहने के लिए अनुकूल पहले से ही है। ठीक है, भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। देखिए, अगर इस पूरे पृथ्वी पर जो भोजन का जो रूप है, उसका अगर इस तरह से कहें कि उसकी स्वरूप कहाँ है, उसकी जो स्वरूप है, किस तरह का रूप है, किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है या गैस में है, इस अवस्था में या फिर स्वरूप जो भी कहेंगे। इसके अलावा यह इसकी उपलब्धता को भी मैटर करता है कि यहाँ पे कितनी इसकी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या उसके जगह पर दूसरे कुछ ऐसे भोजन होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें एक स्थान पर मिलती हो वही चीज़ें सेम दूसरी स्थान पर भी मिले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आलू मिल रहा है तो जरूरी है कि ये चीज़ आपको दूसरे जगह पर भी आलू मिलेगा। तो ये क्या है कि जैसी परिवेश है उसी प्रकार से भोजन वहाँ पे बनते हैं, उगते हैं पेड़ पौधे। तो यही पे कह रहा है कि भोजन के स्वरूप तथा उपलब्धता के आधार पर जो पोषण की विधि है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर कर सकता है कि जो जीव है वो किस तरीके से अपना भोजन क्या कर रहा है,
ग्रहण कर रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास या फिर गतिशील है जैसे कि हिरन, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। अब आप बोलोगे कि हिरन कैसे भोजन हो सकता है? देखिए, हिरन है वह शेर का भोजन हो सकता है, और जो घास है वह हिरन का भोजन हो सकता है। घास एक जगह पर स्थिर होता है इसलिए अचल है, चलने वाला नहीं है, लेकिन हिरन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। दोनों में आप देख सकते हैं कि शेर जो है वो हिरन का मांस खाता है, यानी कि इसका भोजन हिरन है, और दोनों का जो लेने का तरीका है, जो ग्रहण करने का तरीका है, वो भिन्न भिन्न है। देखिए, तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने हिरन का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन इसने कहा है कि मान लीजिए गाय घास खा रही है और शेर हिरन खा रहा है, तो इन दोनों में ऐसी क्या चीजें कॉमन है, या फिर ऐसी कौन सी पोषक उपकरण का यह उपयोग करते हैं? तो देखिए, जीवों द्वारा भोजन करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हो सकती है, जैसे कुछ भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता, ठीक है, और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि फूफदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो क्या करते हैं कि शरीर से बाहर ही उसका क्या कर देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं, या फिर ये कहें कि अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, बाहर ही सारी चीज़ों को रफा दफा कर देते हैं। भोजन लिया, जैसे कि उसमें कहता है फूफदी, ये क्या करता है, फूफा जो किसी पुराने लकड़ी के ऊपर बन जाता है, और इसके ऊपरी हिस्से में जितने भोजन इकट्ठा होंगे इसको लेकर के जीवित रहता है। भोजन खत्म, ये भी खत्म। उसी प्रकार से यीस्ट होता है। मशरूम में क्या होता है, गोबर, जिसमें लोग गोबर छत्ता के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरीके से यह बनता है गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता क्या करता है, गोबर में बस जितने भी उसमें पोषण होंगे उसको ग्रहण करेगा, एक समय आएगा कि ये पोषण खत्म, तो ये भी खत्म। और आजकल जो है मशरूम की खेती भी की जा रही है, तो और जो कवक है इसके उदाहरण जो कि ऊपरी परत पर होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो भोजन को संपूर्ण ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि शेर है या हिरन को पहले खाएगा, अपने पेट में रखेगा, उसके बाद पाचन होगा, और पाचन के बाद इसका निष्कासन किया जाएगा, उसके बाद इसको जो एनर्जी मिलती जाएगी। मतलब जैसे जैसे पाचन होगा वैसे वैसे इसको एनर्जी मिलती जाएगी। कुछ और भी जीव हैं जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। कुछ जीव जैसे कि हमारे आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, काफ़ी हमारे नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप का जो होता है यूज़ किया जाता है। तो वैसे भी जीव हैं जिसे हम लोग एक कोशिकीय जीव के नाम से जानते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता था, उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या फिर मृत खरगोश खाने वाले जीव जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, घास खाने वाले, फल, कीट, मछली वगैरह खाने के लिए, या मृत खरगोश को खाने वाले जो जंतु होते हैं, उसके अंतर के आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। कुछ अन्य जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। जैसे कि अमरबेल जो होता है वो क्या करता है कि पौधे में ही अपना एक अड्डा बना लेता है, और उससे ही उसको बिना मारे ही उसका भोजन चुरा चुरा करके खाता रहता है। उसी तरह से जू होती है जो सर में आ जाती हैं और मांस को छेद करके, सर के मांस को छेद करके क्या करता है, अपना ये जीवित रहता है। उसी प्रकार से किलनी है, लीच है, फीताकृमि है। अब समझते हैं कि जो जीव है अपना पोषण करते कैसे हैं, किस प्रकार से उनका पोषण होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे एक बार ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की जो विधियां हैं वो प्रत्येक जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग जीव अपना भोजन ग्रहण अलग अलग तरीकों से करते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद पचाते हैं, कुछ बाहर से ही ले लेते हैं, कुछ बिना उसको मारे ही ग्रहण करते रहते हैं।
तो यहाँ पे जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। अलग अलग जीवों में पाचन तंत्र यानी कि भोजन को पचाने वाला जो तंत्र है, एक यूनिट है, वो सबका डिफरेंस है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि कोई एक कोशिकीय जीव है, तो वो सरफेस पे पड़े भोजन को बड़े ही आसानी से क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज है जिसमें एक ये अमीबा है और इसका पोषण के बारे में बताया गया है। ये एक कोशिकीय जीव होता है जिसका ये भाग केंद्रक कहलाता है, और ये है मान लीजिए कोई खाद्य कण। ये क्या करता है, अपने पादप या फिर जो पदार्थ होते हैं, कूट पाद जिसको कहा जाता है, इसकी मदद से इस भोजन को घेर लेता है और घेरने के बाद बंद कर लेता है, ठीक है। और इसके बाद इसका अवशोषण कर लेता है। अवशोषण जब खत्म हो जाता है या इसका एनर्जी पूरे अपने बॉडी में आ जाता है, फिर इसको ये रिलीज भी कर देता है। हालांकि रिलीज वाली चीजें यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, बट ऐसा रिलीज करता है वो। आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया कि अमीबा जो है वो कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की, प्रवर्ध मतलब वही कूटपाद, उसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है, और यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे वो घेर लिया है। फिर संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका मतलब जहाँ पे भोजन का पचना वगैरह, उस तरह के एंजाइम वगैरह वहाँ पे छोड़े जाएंगे। अब ये क्या है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो एक तरह से घेरा बना लेंगे और उसमें अपना ये भोजन होगा, और उसको यहाँ से एंजाइम वगैरह छोड़ेंगे, और ये धीरे धीरे क्या होता है, ये विघटित होना शुरू हो जाता है, और ये जो अमीबा है इसका अवशोषण करना शुरू कर लेते हैं। देखिए अब वे क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य में विचरित हो जाते हैं। बचा हुआ जो अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और यह शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो बेसिकली होता ही है ना कि एक यूनिट सेल है, इसमें एक केंद्रक है, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हो गए, हमने क्लास कक्षा 9th में पढ़ा है कि इसमें बहुत सारे द्रव्य होते हैं, जैसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, इसके अलावा गाल्जिकाय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सारी चीजें इसी एक ही कोशिका में होते हैं, और इस एक कोशिका के अंतर्गत जब यहाँ पे भोजन आता है तो इसका विघटन होता है, ये अमीबा इसको लेता है, फिर इसको अवशोषण करता है, फिर बाद में बचे हुए अपच पदार्थ को यह क्या कर देता है, स्क्रीन के थ्रू बाहर निकाल देता है। जैसे कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। जिस तरीके से अमीबा एक जीव है, पैरामीशियम भी एक जीव है जो कि चप्पल की तरह दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है पैरामीशियम। यहाँ इसका पार्ट होता है, यहाँ पे एक खाना खाता है, लेता अंतर ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो कोशिका है यह एक निश्चित आकार की होती है, मतलब ये चप्पल के जैसा ही दिखता है, ठीक ना। यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इसके पास एक पॉइंट होता है जहाँ से भोजन क्या करता है, लेता है। लेकिन अमीबा में वैसा नहीं होता है। अमीबा का जो आकृति है वो डेफिनिट नहीं होता है, वो अपना आकृति बदलते रहता है, क्योंकि उसका जो कोशिका में जो भी उसके कूटपाद होते हैं ना, वो चलने के लिए बनाए गए हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहीं पे पैरामीशियम में छोटे छोटे रेशे होते हैं, रोंवा होता है, और यही रोंवा इसको गति में लाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, अगर ऐसा कहें तो। देखिए भोजन इस स्थान तक पश्चाव की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं। मतलब पैरामीशियम में जो है वो एक पश्चाव की गति होती है, मतलब ये जो होता है ना छोटे छोटे कण, उसकी वजह से पहुंचता है भोजन तक, और उसके बाद क्या करता है, इसका जो भी कार्य है पचाने का, पचा के बाहर निकाल देता है। अब समझते हैं कि ये तो एक कोशिकीय बात हो गई। अब हम जानेंगे बहुकोशिकीय के बारे में कि बहुकोशिकीय क्या होते हैं। और बहुकोशिकीय में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा आता है मनुष्य में पोषण। मनुष्य बहुत कोशिकीय वाले जीव ही हैं। देखिए इसमें होता है आहार नाल मूल रूप से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है, जिसको 6.6 में बताया गया है। हम जब 6.6 पढ़ेंगे तो वहां आपको बता देंगे। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, कोई जरूरत नहीं, आप घर पे पढ़ सकते हैं क्या करना है। सब करने के लिए होता है, प्रैक्टिकल्स अगर आप करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि एक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेगा यहाँ पे। चलिए
तो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा कलर बदला जाए, हम तरह तरह के भोजन को खाते हैं, लेकिन खाते कहाँ से भाई? तो मुंह से खाते हैं जी। ये रहा हमारा पार्ट, यहाँ से हम लोग खाते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें हम उसी भोजन नली से गुजारना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सेंटेंसेस लिखी गई है, आइए सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा है मुख पार्ट, जहाँ से हम भोजन को क्या करते हैं? लेते हैं। ये है जिह्वा, जिसको बोलते हैं जीभ, और इसके इंटरनल पार्ट, ये एक नली होती है। इसी नली से क्या होता है? भोजन नीचे की ओर आता है और सबसे पहले आता है अमाशय में। इसे हम लोग, ये आप देख सकते हैं थैलीनुमा बनी हुई है ऑरेंज कलर की, ये है हमारा अमाशय। अब देखिए, जब भी हम भोजन लेंगे तो दांतों से चबा करके जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तभी ये हम अपने नली में अंदर ला सकते हैं। अब रोटी के बड़ा टुकड़ा को डायरेक्ट तो नहीं खा सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारे अंदर जाएगा भी नहीं, तो इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पीस कर देते हैं और फिर इसको दांतों से चबा करके महीन, ठीक है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। जब यहाँ लिखा हुआ है कि इसे हम दांतों से चबा करके पूरा कर लेते हैं, छोटे छोटे तोड़ देते हैं, क्योंकि आहार का जो आस्तर बहुत कोमल होता है, जो नलियां होती है बहुत कोमल होती हैं, अतः भोजन को गीला किया जाता है। गीला करने के लिए यहाँ से टाइलिन नामक एक होता है, वो टाइलिन आता है, हार्मोन सॉरी एक ग्रंथि है, जहाँ से क्या होता है? लार बनता है, और ये क्या करता है? भोजन को गीला करता है, ठीक है, ताकि इसका जो मार्ग है वो आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे लाला रस या फिर लार कहते हैं। तो बेसिकली अंग्रेजी में इसे सलाइवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। मान लीजिए हमने आज रोटी खाया या चावल खाया, तो एक जटिल फॉर्म में है, उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसको चबाते हैं, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद लाला रस या फिर सलाइवा क्या करता है? उसको गीला कर देता है, और गीला करने के बाद यह नली के थ्रू नीचे आ जाता है, ठीक है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं, और यही एंजाइम क्या करते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको और महीन टुकड़े में बदल देता है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है कि लार में भी एक एंजाइम होता है, जो लाला रस होता है, जो सलाइवा होती है, उसके पास भी एक एंजाइम होता है, जिसे लार एमिलेस कहते हैं, या माइलेस भी कहीं आपको मिलेगा देखने को। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है, अच्छे से उसको मिक्स कर देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह एक क्रमाकुंचन गति द्वारा पूरी नली में होती, भोजन जो है गति क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या होती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। किस में भाई पहुंचती है? तो ये ग्रास नली, सो ये जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है ग्रास नली, ऐसे समझते हैं। ये जो है यहाँ से दिख रहा है ना, ये कहलाता है ग्रास नली, और इसमें क्या होता है? क्रमाकुंचन होती है, ऐसे ऐसे संरचना होती है, और इसके बीच में भोजन होता है। यहाँ से जब भोजन इस पार्ट में आएगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, फिर यहाँ भोजन आ जाएगा, फिर ये पिचकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से क्या होता है? पूरा का पूरा घटना को एंजाम दिया जाता है, और धीरे धीरे भोजन कहाँ जाती है? भोजन आ जाती है धीरे धीरे अमाशय में, ठीक है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या फिर इसे कहते हैं इसोफेगस, इसके द्वारा ले जाया जाता है, जिससे हम लोग वो क्या बोलते थे अभी बताया आपको कि क्रमाकुंचन गति द्वारा होती है। अमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। इसको जो कोशिका होती है अमाशय की, वो स्ट्रेचेबल होती है, क्योंकि छोटे से अमाशय में बहुत सारा खाना को जो है हटा सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अमाशय की जो पेशीय भित्ति होती है वह भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। मतलब जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारी एंजाइम
उसी आमाशय की पेशियां से या पेशीय भित्ति से बाहर निकलने लगती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। आमाशय में जो आमाशय की जो भित्तियां होती हैं उसमें उपस्थित होते हैं जठर ग्रंथि, और यही जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं कौन से कार्य? वही एंजाइमों का निकलने वाला कार्य। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं, HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, हम लोग बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, तथा श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। श्लेष्मा नामक जो एंजाइम होते हैं उसका क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता होता है। पेप्सिन का कार्य आगे आपको बताएंगे, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक बेसिकली क्या करता है कि जो भी भोजन आए हुए हैं उस भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय से दो चीज़ें होंगी, उसके अंदर जितने बैक्टीरिया वगैरह आई होगी वह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है बताना आपको है। समान परिस्थितियों में श्लेष्मा जो है वो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अम्लीय जो HCl है वो बहुत ही ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है कि जो आमाशय का जो भाग है, जो हिस्सा है, जो बाहरी परत है, उसको गला सकता है। तो उसको गलाने से बचाने के लिए क्या करता है? एक श्लेष्मा नामक एक वस्तु है जो हमारे शरीर के आमाशय वाले भाग में पाया जाता है, जो कि आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा प्रदान करता है। हमने बहुधा वयस्कों में एसिडिटी तथा अम्लता की शिकायत सुने हो, बोलते कि एसिडिटी हो गया है मेरे को, या फिर गैस बन गया है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है, हाँ इसी से है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी में HCl की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है और श्लेष्मा क्या करता है? श्लेष्मा आमाशय की जो आंतरिक स्तर है उसको बचाने लगता है, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, तो क्या होगा? अम्लीयता भोजन में बढ़ने लगेगी और इस तरह से गैस वगैरह का जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो होता किसमें ये है कि आमाशय में भोजन जब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, वहां से निकल के जब क्षुद्रांत में प्रवेश करेगा तो यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ आपको एक इमेज में दिखने को मिलेगा क्षुद्रांत, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ जो आप देख सकते हैं ये एक यकृत है और यकृत से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि आमाशय में आते हैं, और आमाशय में अम्लीय भोजन जब होता है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम यहाँ से यकृत से रिलीज किए जाते हैं वह तरह तरह के होते हैं। यहाँ आपको देखते हैं कि ये है एक पार्ट ये, और ये है एक पार्ट ये, इसको हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। यहाँ से भोजन निकल करके आता है छोटी आंत में, आगे हम जानेंगे, इसी में आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल मतलब इसी आहार पूरा मुंह से लेकर के गुहा तक का जो है ये सबसे बड़ा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संतः स्थान में अवस्थित होती है। अब क्षुद्रांत को ही आंत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो सबसे बड़ी होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। क्षुद्रांत का मतलब होता है यहाँ पर आंत, यूं कहें कि ये एक तरीके से कुंडलित रचना है, कुंडलित रचना होती है जो ऐसे 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 बनाई गई है, जिसको हम लोग आंत भी कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत दो तरह के होते हैं, एक होता है छोटी और एक होता है बड़ी, दो तरह के आंत होते हैं। तो घास खाने वाले जो शाकाहारी होंगे ना, उसका सेलुलोज के पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। छोटी आंत जो होगी वो बहुत लंबी होगी, तो सेलुलोज का पाचन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मांस का जो पाचन है वह सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की जो क्षुद्रांत होती है वो छोटी होती है। यानी कि अगर यूँ कहे कि जो शेर है या फिर जो बाघ है जो मांसाहारी है, तो इसका जो छोटी आंत है, छोटी आंत या फिर यूँ कहें कि ये क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए शाकाहारी की,
तो शाकाहारी में जो है छोटी आंत बड़ी होती है, या यूँ कहें कि लंबी होती है। ठीक है, लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि किस तरह के जानवर में किस तरह का आंत पाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस चीज़ों को और समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। देखिए, क्षुद्रांत जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के संपूर्ण पाचन का स्थल है। यानी क्षुद्रांत कहने का मतलब ये समझिए कि छोटी आंत की बात कह रहा है। ठीक है, छोटी आंत या फिर यूँ कहें कि आंत। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का संपूर्ण पाचन हो जाता है, मतलब सभी सबका पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। अग्न्याशय से क्या लेती है भाई, श्रवण प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, जो भी अमाशय से भोजन निकलता है वो अम्लीय फॉर्म में है। अब ये कहाँ गया है, छोटी आंत में या फिर क्षुद्रांत में। और अग्न्याशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उससे क्षारीय बनाया जाता है। अगर ये एंजाइम, ये जो इतने भोजन है वो अम्लीय रहेंगे तो भोजन को पचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उससे हम लोग क्षारीय बनाएंगे। क्षारीय बनाने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यहाँ पे अगर आप एक इमेज देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस इमेज में यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे ये है हमारा यकृत। ठीक है, ये है हमारा यकृत और यहीं होती है पित्तरस, पित्ताशय या फिर पित्तरस जिसका पित्त भंडारण करता है। और यहाँ पे एक पित्त नली, ये नली कहाँ आती है, इस वाले पार्ट में। और ये क्या करती है, जो अम्लीय भोजन है, अम्लीय भोजन को ये क्षारीय बनाने में मदद करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलियों के रूप में होता है, मतलब वसा का जो पाचन है वह छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत में ही होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ी रहती, मतलब छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और जैसे ही डिवाइड होता है एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और भोजन को पचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो जब डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे। अग्न्याशय आग्नेशिक रस का जो श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी कंसेप्ट बेसिस पे कि जो प्रोटीन का पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम यहाँ पर जो है क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, मतलब जो वसा का पाचन कौन करता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन, तो लाइपेज नामक एंजाइम करेगा। ट्रिप्सिन की जगह पर कहीं आपको पेप्सिन भी देखने को मिलता है, तो ट्रिप्सिन जो है सही है। क्षुद्रांत में जो क्षुद्रांत की जो भित्ति होती है उसमें ग्रंथियां होती है जो आंत रस का स्रावित करती है, मतलब उसमें आंत रस भी एक निकलते हैं। जिस तरीके से अमाशय में जो रस निकल रहे थे, तो उसी तरीके से आंत में भी क्या होते हैं, रस स्रावित होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एमिनो एसिड या यूँ कहें कि प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है, तो एमिनो एसिड में होता है जी। ठीक है, एमिनो एसिड में होता है। कार्बोहाइड्रेट का किस में होता है, तो ग्लूकोज में हो जाता है। और वसा का किस में होता है, तो वसा अम्ल में या फिर ग्लिसरॉल में हो जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका जो है आप खास ख्याल रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। आंत्र की भित्ति अवशोषित करेगी, जो भी भोजन पच रहे हैं, जो भी एंजाइम निकल रहा है यहाँ से, जो भी पच रहा है भोजन ना, उसको क्या करता है, आंत अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांत्र के आंतरिकी स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं,
मतलब जो आंतें होती है ना उसमें छोटे छोटे ना पार्ट, मान लीजिए कि एक आंत की नलियाँ हैं, इसमें छोटे छोटे ना अंगुली जैसी संरचना होती है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी से भोजन क्या होता है, निकलता है, इसके अंदर से ही निकलता है। लेकिन ये जो अंगुलियां होती है ना, ये अंगुलियां क्या करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ रोम, ठीक है, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और यहीं से जो है अवशोषण होना स्टार्ट हो जाता है। यही हमारी आंतरिक जो है आंत की आंतरिक रचना है और यही आंतरिक की भित्तियां क्या करती हैं, भोजन में जितने पचे हुए भोजन है उसको अवशोषित करना स्टार्ट कर देती है। अब होता यह है कि दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है, ब्लड जो सेल होता है उसकी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा होती है वाहिकाएं, जो ढोने वाली है उसको वाहिकाएं कहा जाता है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, तो दीर्घ रोम में उपस्थित रुधिर वाहिकाएं जब भोजन पचते हैं तो यही पचित भोजन में जितने भी एनर्जी हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलती है भोजन में, वो सारी चीज़ें क्या करता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता रहता है। मतलब जैसे जैसे जो सेल है या फिर यूँ कहें कि टिश्यू है वो टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए क्या करता है, यूज़ में आता है। या फिर यूँ कहें कि नए सेल की यहाँ पर ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पर बनाया जाता है। जैसे जैसे बॉडी ग्रो करता है, सेल का जो यहाँ पे गणना है, जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं और इसकी बढ़ोतरी के लिए भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना पचा भोजन बृहदान्त, इसको बड़ी आंत कहा जाता है, में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है, जल का अवशोषण करके अन्य पदार्थ गुहा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित कर लेता है। मतलब बाथरूम के द्वारा, मतलब बाथरूम जब करने जाते हैं तो ये क्या होता है, यही बृहदान्त, इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है, आसान भाषा में कहते हैं हम लोग, ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत में भेजा गया, वहाँ से दीर्घ रोम में जो जल है उसको क्या किया लिया गया, अवशोषित कर लिया गया, अब बाकी चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो है मनुष्य में पाचन होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ों को जाना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों, इन सारे प्रश्नों का हम लोग जवाब है आने वाले वीडियोस में एक एक करके देंगे, एक एक वीडियोज आएगी एक एक प्रश्न की, ज़रूर से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट जो है आप सभी के बीच में आता रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं, यहाँ पर आपको एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दें। कुछ नहीं करना है, जारे का समय है और आपको क्या करना है, रजाई में घुस करके बस सिर्फ देखते रहना है और क्या करना है, ये भी चेक करते रहना है कि हमारा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कितना गलत हुआ। देखिए ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चलेगा ना उसमें प्रीमियर चलेगा, ठीक है। प्रीमियर बोले तो यूट्यूब का एक फीचर है जिसमें आप लाइव वाला सेक्शन आता है और एक प्रीमियर वाला सेक्शन आता है। तो प्रीमियर में होता है ना कि एक तरह से लाइव ही है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बट ये चीज़ है कि आप उनसे चैट कर सकते हैं, चैट आप लाइव कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें रिकॉर्डिंग है वो लगातार चलेगी, स्किप नहीं की जा सकती। तो प्रीमियम को बेनिफिट ये मिलेगा, आपको पहले आंसर देखने को नहीं मिलेगा और आप इससे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट नहीं कहेंगे, आप रिवीजन मार सकते हैं कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है उस वीडियो में। देखते रहिए, ऐसे ही और भी वीडियोज आते रहेंगे आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन के साथ साथ PDF भी देखने को मिलेगी, जहां से आप उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मॉडल पेपर वगैरह उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी वीडियो जो है जल्दी आउट हो जाएगी, कल या परसों में, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस के लिए आप जाकर के प्लेलिस्ट में चैनल का पूरा लिंक खोलिए, पूरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप क्लास 10th का जितना भी आपको मटेरियल मिलता है, जितना भी आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं, सभी को एक एक करके देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।